नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर यूट्यूब के अपने चैनल तथागत आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मध्यकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इनमें सबसे पहला जो तथ्य है वह जिम्मी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जिम्मी किन्हें कहा जाता था। यदि किसी स्वतंत्र राज्य को जीतने के बाद यदि वहां की जनता इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करती परंतु जजिया देना स्वीकार करती है, उसे जिम्मी कहा जाता है। जिम्मी जिन्हें कहा जाता था वे लोग जजिया दिया करते थे। एक सिंपल सी बात है। और जजिया कर जो लोग दिया करते थे वे एलिट वर्ग के हुआ करते थे या समृद्ध परिवार के हुआ करते थे या बड़े व्यापारी हुआ करते थे। लेकिन जो गरीब जनता थी, खासकर जिनमें विधवाएं थी, विकलांग थे, बच्चे थे, बड़े बूढ़े लोग थे, वो लोग जजिया कर अदा नहीं करते थे। हालांकि फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूलना प्रारंभ किया था, जो पहले नहीं वसूला जाता था। इसके बाद हम बात करेंगे फिकह की। फिकह इस्लामी धर्म नीति के ज्ञान को कहते हैं। अब इस्लामी धर्म का ज्ञान, तो जाहिर सी बात है यहां पर हम बात कर रहे हैं कुरान की या हदीस की या फिर हमजा नामा से जुड़े हुए कुछ तथ्य। तो जो उनका सार है, उनका जो समरी है, उनके ज्ञान की जो खूबसूरती है, उसको फिकह कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला जो हमारा टर्म है वो है मेमार। मेमार शाही इमारतों का निर्माण करने वाले इंजीनियर को कहा जाता था। यानी वे अभियंता जो बड़े बड़े दुर्ग या बड़े बड़े महल या बहुत बड़े स्तर पर कार्य किया करते थे, या सेना के लिए जो बहुत बड़े बंकर बनाया करते थे, जो बड़े शाही राजमार्गों का निर्माण करते थे, सरायों का निर्माण करवाया करते थे, उन्हें मेमार कहा जाता था। इसके बाद आती है बारी हश्म-ए-अतरफ। हश्म-ए-अतरफ प्रांतीय सेना को कहा जाता था। यह प्रांतीय सेना सूबेदारों के नेतृत्व में होती थी, तो तुर्की काल में इक्तदारों के नेतृत्व में हुआ करती थी। हश्म-ए-अतरफ के बारे में कहा जाता है कि ये पूरी तरीके से प्रांतीय अधिपति के नेतृत्व में शामिल होती थी और इसका सारा व्यय प्रांत का अधिपति या सूबेदार ही वहन करता था। यहां जितने भी शाही घोड़े या हाथी होते थे उनको भी दागा जाता था। वो इसलिए दागा जाता था ताकि वो कहीं बदल करके कोई घटिया किस्म के टट्टू टाइप के घोड़ों को शामिल ना कर दें, इसलिए उन घोड़ों को दागा जाता था और हाथियों को भी दागा जाता था। तो जितने भी शाही जानवर हुआ करते थे उनके बाएं पुट्ठे पर एक शाही निशान लगा दिया जाता था, जो इस बात की पहचान करता था कि ये अतरफ से संबंधित या अतरफ यानी शाही सेना से पृथक ये सूबेदारों की सेना से संबंधित जानवर हैं। इसके बाद में बारी आती है हश्म-ए-कल्ब की। हश्म-ए-कल्ब दिल्ली की शाही सेना को कहा जाता था। यह शाही सेना सुल्तान या बादशाह के नेतृत्व में रहती थी और इसके सारे हर्जे खर्चे और सारे व्यय खुद सुल्तान या बादशाह वहन करते थे। जो सेना का जो तनख्वाह होता था या सेना के जो वेपन्स यानी हथियार होते थे या फिर सेना से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हुआ करती थी, वो सारे व्यय सुल्तान या बादशाह देखा करते थे। हश्म-ए-कल्ब के अंदर जो जानवर हुआ करते थे, जैसे कि हाथी हैं, घोड़े हैं या अन्य और कोई पशु जो शाही सेना को से संबंधित हुआ करते थे, उनके दाहिने पुट्ठे पर उनको दागा जाता था, जो ये इंगित करते थे कि ये जानवर शाही कल्ब से संबंधित हैं, यानी शाही सेना से इनका संबंध है। तो आज के लिए बस इतना ही है और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको जो टर्म्स बताए थे ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे या इनसे आपको थोड़ी बहुत मदद ज़रूर मिलेगी। तो अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।